जय हिंद दोस्त, वेलकम टू जॉब्स अड्डा। और आज से आपकी एक बेहतरीन कंपोनेंट जिसका आजकल वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, अभी बीएलडब्ल्यू में भी देखा गया बहुत सारा वेटेज, तो उसे कंटिन्यू करेंगे। और वो हेडिंग लगाओगे आप, एक बेहतरीन हेडिंग, तो हेडिंग लगा लोगे रीजनिंग। चलिए, सबसे पहले बात करेंगे वेटेज, ठीक है। अब बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग इन एग्जाम्स में कैसे देखा जाएगा। देखो, रीजनिंग इन एग्जाम्स, देखो गुरु, आपके जो एग्जाम होते हैं मेरे दोस्त, ध्यान दीजिए, जो एग्जाम होते हैं आपके, वो तीन वैरायटी के होते हैं। देखो, एक होता है आपका एकेडमिक, एक होता है एंट्रेंस, और एक होता है कॉम्पिटिटिव। ठीक है गुरु, ध्यान से आपको पूरी पूरी बातों को सुनना है। मैं 2-1 मिनट लूंगा और उसके बाद एक टॉपिक भी पढ़ाया जाएगा आपको बेहतरीन तरीके से। और एक चीज़ याद रखना, जिस तरीके से पढ़ा दूंगा आपको ये लगा लेना कि एक ही टॉपिक से लगभग में 4-5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। जो ऐसा टॉपिक होगा, शानदार टॉपिक, ठीक है। तो सबसे पहले हम रीजनिंग के वेटेज की मैं बात करूं तो देखिए, एग्जाम्स जो होता है वो आपका कितने वैरायटी का होता है, एकेडमिक, एंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव। आपने ना भैया, आपने जो एग्जाम्स अभी तक दिए हैं वो कौन से दिए हैं, एकेडमिक वाले दे दिए हैं। हो सकता है किसी ने एंट्रेंस भी दिया हो, क्योंकि अभी अभी जो हाल फिलहाल वैकेंसी जो आई है जेकेपी की, उसमें 10+2 का जो रोल है सबको पता है। तो कुछ बच्चा सीयूटी जैसा एग्जाम भी देकर बैठा है, और कुछ बच्चा आगे गया होगा तो बीएड का एग्जाम या बीटीसी का एग्जाम दिया होगा, तो उसने कौन सा एग्जाम दिया होगा, एंट्रेंस, है ना। ये 2 एग्जाम्स दे के आ चुके हो। कुछ एक बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा होगा पहले से, या फिर नहीं भी किया होगा तो अभी करेगा। बात करें एकेडमिक में, रीजनिंग एकेडमिक में कहीं देखने को नहीं मिलेगी भैया। एकेडमिक में आपको कहीं भी नहीं, चाहे आपने हाई स्कूल किया हो, चाहे आपने ग्रेजुएशन किया हो, चाहे आपने 12th किया होगा, ठीक है, कुछ भी किया होगा, एकेडमिक में देखने को रीजनिंग नहीं मिलता। रीजनिंग देखने में कहाँ मिलेगा, एंट्रेंस एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब बात कर लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का पार्ट। तो देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं वो आपके होते हैं 3 वैरायटी के। देखो कैसे कैसे, देखो, एक होता है पैटर्न की बात करूं तो एक होता है एसएससी पैटर्न, एक होता है बैंकिंग पैटर्न, और एक होता है यूपीएससी पैटर्न। बात क्लियर है। आप कहोगे सर जी ये एसएससी पैटर्न, बैंकिंग पैटर्न, यूपीएससी पैटर्न, देखिए आप किया जाए, बात किया जाए तो देखिए, एसएससी से तो हमारे बच्चों का ज़्यादा लेना देना होता नहीं, सॉरी यूपीएससी से, ठीक है। फिर भी मैं बात करूं, एक पेपर होता है दैट इज सी सेट, वहां पे आपको रीजनिंग देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ हमारा कोई रोल है नहीं, तो हम इस पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं, फोकस भी नहीं करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हमारा पैटर्न जो है दैट इज एसएससी और बैंकिंग, ठीक है। अभी हम रीजनिंग पे ही आएंगे, बस 2-1 मिनट का टाइम लगेगा आपको, देना है, तसल्ली से देखते जाओ, जबरदस्त तरीके से बताया जाएगा आपको, तरीके से पूरी चीजें। तो देखो, मैं कह रहा हूं कि एसएससी, देखिए एसएससी खुद बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। कहोगे सर जी एसएससी क्या, जैसे एसएससी सीजीएल, ठीक है, एसएससी सीजीएल, ठीक है, सीएचएसएल, एलडीसी, सीपीओ, ठीक है, और एमटीएस, या अभी अभी जो वैकेंसी आएगी एसएससी जीडी, ठीक है, ये एसएससी खुद तैयार कराती है। बैंकिंग भी आपने देखा होगा कि बैंकिंग के सही कई सारे आपने देखा होगा कि आप जहां भी रहते हो कई सारे बैंक हैं, और वहां पे कई सारे एम्प्लॉय कहीं कहीं ना कहीं किसी तरीके से लगे हुए हैं। अब वो जब लगे हुए हैं माय डियर, तो भाई कहीं ना कहीं कोई एग्जाम दिया होगा, कहोगे सर जी हाँ। वो कौन सा होता है, अब देखिए, चाहे वो एसबीआई बैंक हो, चाहे वो आपका आरआरबी हो, चाहे वो कोई प्राइवेट बैंक ही क्यों ना हो, तो वहाँ पे भी कई सारी पोस्टें आती हैं, जैसे क्लर्क हो गया, असिस्टेंट हो गया, पीओ हो गया, है ना। तो इसमें भी पीओ हो गया, क्लर्क हो गया,
ठीक है, ठीक है, डीओ हो गया, तो कई सारी पोस्टें आती हैं, असिस्टेंट हो गया, ये क्या है, बैंकिंग की पोस्टें। ध्यान से सुनना बात को, बैंकिंग और एसएससी। अब हम बात करते हैं अपने रीजनिंग की, ठीक है। आप कहोगे सर जी आपने एक बात नहीं बताया, हमारे जेके एसएसबी के बारे में कुछ नहीं बताया। तो भैया ये याद रखना कि आपके एसएससी पैटर्न को ही फॉलो करते हुए, एसएससी पैटर्न को ही फॉलो करते हुए आपका जेके एसएसबी, कौन सा एसएसबी, जेके एसएसबी, या फिर अदर स्टेट। ये जो अदर स्टेट हैं गुरु, ये भी किसको फॉलो करते हैं, किस पैटर्न को, एसएससी पैटर्न को। किस पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं, एसएससी पैटर्न। देखो एसएससी पैटर्न को ही फॉलो करते हुए आपका जेके एसएसबी, जिसमें आपका पटवारी का एग्जाम हो गया, अभी हाल फिलहाल बीएलडब्ल्यू का एग्जाम हो गया, और हाल फिलहाल जो आपकी वैकेंसी रिलीज हुई है, दैट इज आपकी वैकेंसी रिलीज हुई है जेके पी की। ध्यान देना, देखो ध्यान देना दोस्त कि देखिए आपका जेके एसएसबी और अदर स्टेट, ये जितने भी एग्जाम्स होते हैं इनका मैक्सिमम पोर्शन जो होता है वो एसएससी का ही होता है। बस ये थोड़ा बहुत इसका भी उठाते हैं। अब कहोगे से क्या उठाते हैं, तो अब अपनी एक सुंदर सी हेडिंग रहेगी, दैट इज द सिलेबस ऑफ रीजनिंग। यहां पे हम क्या डाल देंगे, अपना सिलेबस। देखिए सिलेबस जो आपका ब्रेक होता है वो 3 पोर्शन में टूट जाता है। सिलेबस आपका सिलेबस कितने पोर्शन में टूटेगा, 3 पोर्शन में। एक होगा वर्बल रीजनिंग, एक होता है नॉन वर्बल रीजनिंग, और एक होता है लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, बात करें एसएससी की भैया, बात करें एसएससी जितने भी कंडक्ट कराती है एग्जाम, उसमें जो रीजनिंग आती है वो वर्बल आती है और नॉन वर्बल आती है। मतलब एसएससी आपके वर्बल रीजनिंग को और नॉन वर्बल को ही पूछता है। ठीक है, कौन कौन को, वर्बल को और नॉन वर्बल को। लेकिन बैंकिंग जो है भाई मेरे, वो बैंकिंग आपका क्या पूछता है, वर्बल एंड लॉजिकल। ये क्या पूछता है, वर्बल एंड लॉजिकल। तो कहोगे सर जी हमारा जो जेके एसएसबी है ये क्या पूछता है, ये जेके एसएसबी। तो ये जो जेके एसएसबी आपका है ये भैया वर्बल भी पूछता, नॉन वर्बल भी पूछता, लॉजिकल भी पूछता है। तब तो कहोगे सर जी इसका मतलब सबसे मुश्किल पेपर तो जेके एसएसबी बनाता है, कंडक्ट कराता है। नहीं, जेके एसएसबी मुश्किल पेपर नहीं कंडक्ट कराता। जेके एसएसबी जो सबसे आसान पेपर बनाता है वो जेके एसएसबी आपका बना रहा है। ठीक है, जेके एसएसबी का मतलब ये हो गया कि इसमें गुरु लेवल का फर्क होता है। किसका फर्क होता है, लेवल का। यहां जो लेवल होता है वो हाई लेवल होता है, यहां का जो लेवल होगा वो हाई लेवल पूछा जाएगा। यहां पे बैंक में, बैंक का जो लेवल होगा वो हाई होगा, और यहां जो लेवल होगा वो क्या होगा, मॉडरेट होगा। क्या होगा गुरु, मॉडरेट। और यहां क्या होगा, हाई। तो कहोगे से जी यहां पे लेवल क्या होगा, कहोगे से जेके एसएसबी वगैरह में लेवल जो होगा वो क्या होगा, लेवल लो लेवल की होगी। अब सुन लो, जैसे हमने कहा और आपने गांठ बांध लिया, ये गलत बात है। गांठ नहीं बांध लेनी है, गांठ नहीं बांध लेनी। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए ये जो पूछा जाएगा, ये जो पूछा जाएगा गुरु, ध्यान दीजिए। इसे मूव कैसे करेंगे, चलिए। तो देखिए जो लेवल होता है, ध्यान से सुन लो, जो लेवल होता है मेरे दोस्त वो एसएससी और बैंकिंग, इसमें बैंकिंग में हाई, इसमें मॉडरेट, और इसमें क्या होता है, लो। लेकिन ये जरूरी नहीं है। मान लो आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की, या आप एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां पे रीजनिंग बहुत हाई लेवल नहीं पूछेगा। वही यहां पे आप जेके एसएसबी या कोई अदर स्टेट में कोई बढ़िया तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे लेवल क्या रहेगा, हाई। लेकिन फिर भी पैटर्न जो होता है वो माना ये जाता है, मानक ये देखा जाता है कि बैंकिंग थोड़ा हाई रखेगा, एसएससी थोड़ा मॉडरेट, और जो अदर स्टेट वाले हैं वो लो रखते हैं। अब बात कर ले गुरु, कहोगे कि सरकार ये बताइए आप कि ये जो आपने जो सिलेबस बताया है, ये सिलेबस में क्या क्या देखने को मिलता है। तो देखिए सबसे बड़ा पोर्शन जो होता है आपके वर्बल रीजनिंग का होता है। किसका होता है, वर्बल का। उसके बाद जो पोर्शन होता है वो नॉन वर्बल का होता है, और उसके बाद क्या होता है, लॉजिकल का। देखिए मैं बात करूं
कि वर्बल रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, तो थोड़ा सा टॉपिक्स लिखेंगे, कुछ टॉपिक्स को मेनी मोर में करके आप देख भी सकते हो कहीं से सिलेबस, कहीं से भी उठा करके, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं आपको। देखिए पहला टॉपिक एक तो सबसे शानदार आपसे पूछा जाता है, दैट इज आपका टॉपिक हो जाएगा कोडिंग एंड डीकोडिंग। कोडिंग एंड डीकोडिंग। दूसरा टॉपिक, अब कोडिंग डीकोडिंग में बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। दूसरा टॉपिक हो जाएगा गुरु, कहोगे सीरीज। सीरीज में कई सारी सीरीज होती हैं, ठीक है। तीसरा टॉपिक हो जाएगा एनालॉजी। एनालॉजी भी में कई सारी तो एनालॉजी होंगी, ठीक है। चौथा जो हो जाएगा आपका दैट इज क्लासिफिकेशन। पांचवा जो बड़ा टॉपिक होगा वो हो जाएगा आपका ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन। जो छठा टॉपिक आपको देखने को मिलेगा गुरु, वो आपको देखने को मिलेगा दैट इज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। सातवां जो टॉपिक होगा मेरे दोस्त, सातवां टॉपिक आपका सिलॉग देखने को मिल जाएगा, सिलॉगिज्म। अब देखिए टॉपिक इधर उधर भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन टॉपिक रहेंगे यही देखने को मिलेंगे, सिलॉगिज्म। आठवां टॉपिक जो बनेगा वो आपका वेन डायग्राम। ठीक है। नाइन्थ जो टॉपिक हो जाएगा गुरु, नाइन्थ जो टॉपिक बन जाएगा वो आपका बन जाएगा सिटिंग। सिटिंग अरेंजमेंट। इसमें टेंथ टॉपिक जो बनेगा वो आपका बन जाएगा आपका रैंकिंग एंड ऑर्डर। ऑर्डर एंड रैंकिंग लो, ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक है। अब बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लिखने को तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लिख दूं जैसे आपका इसी के आगे कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। ये दो जो 10 लिखे हुए बड़े टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसके आगे आपका हो जाएगा कि जैसे हमसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। पेयर फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है, जम्बलिंग, डिक्शनरी, ठीक है। बहुत सारे कुछ मिसलीनियस टॉपिक्स लिख सकते हो, यानी इसमें मिसलीनियस में और भी बहुत सारे टॉपिक्स आ जाएंगे, आप मिसलीनियस लिख सकते हो, है ना, ठीक है। मिसलीनियस करके छोड़ सकते हो, ठीक है, मिसलीनियस टॉपिक। अब बात कर लेते हैं नॉन वर्बल में। तो देखिए गुरु, जो नॉन वर्बल है आपका, इसका एक आप काम करोगे, मैं साइड में हो जाता हूं, आप सिलेबस का थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लोगे, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपकी एक प्यारी सी हेडिंग रहेगी दैट इज नॉन वर्बल। देखिए नॉन वर्बल में क्या होगा गुरु, नॉन वर्बल में, तो देखिए नॉन वर्बल में ध्यान दीजिएगा, आपके फिगरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? फिगरल क्वेश्चंस। देखो बात करें फिगरल क्वेश्चंस कैसे होंगे, कहोगे सर जी देखो फिगरल क्वेश्चंस में आप देख सकते हो, जैसे डाइस का चैप्टर हो गया, डाइस एंड क्यूब हो गया, ठीक है। दूसरा चैप्टर हो गया गुरु आपका, कहोगे सर जी हमारा काउंटिंग ऑफ फिगर्स हो गया, काउंटिंग्स ऑफ फिगर्स हो गया, फिगर्स हो गया। तीसरा चैप्टर जो होता है हमारा आपका मिरर एंड वाटर इमेज हो गया, मिरर एंड वाटर इमेज हो गया, यानी इमेज वाले क्वेश्चंस, ठीक है। चौथा जो पोर्शन हो गया वो आपका हो गया पेपर पर फोल्डिंग या फिर कटिंग का क्वेश्चन, पेपर फोल्डिंग या फिर कटिंग का क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन इसमें कैसा बन सकता है टॉपिक, कहोगे सर जी पांचवा टॉपिक बन जाएगा इसमें फिगर मैट्रिक्स का, फिगर मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स का। छठा जो टॉपिक हो जाएगा मगर मेरे दोस्त, छठा टॉपिक हो जाएगा हमारा ग्रुपिंग ऑफ इमेज का,
ग्रुपिंग ऑफ इमेजेस का, ठीक है। सातवां जो टॉपिक हो जाएगा गुरु, सातवां टॉपिक हो जाएगा आपका, कहोगे सर जी, हाँ, पेपर फोल्डिंग हो गया, पेपर कटिंग हो गया, पैटर्न कंप्लीशन का, पैटर्न कंप्लीशन का, आठवां टॉपिक हो गया आपका एम्बेडेड इमेज का, जो 9th टॉपिक हो गया इसमें, ठीक है, पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, रूल डिटेक्शन। हाँ, अब देखिए 9th में हो जाएगा फिगरल, फिगरल एनालॉजी, ठीक है, या फिर क्लासिफिकेशन, और 10वां टॉपिक जो बना देंगे इसका हम, वो हो जाएगा फिगरल सीरीज, सीरीज, ठीक है, बात क्लियर है। तो ये था आपका नॉन वर्बल का टॉपिक। अब बात करेंगे, बड़े प्यार से हेडिंग रहेगी हमारी लॉजिकल की। लॉजिकल में थोड़ा सा पार्ट होता है, ठीक है, लॉजिकल में पार्ट, ठीक है। लॉजिकल की मैं बात करूं तो लॉजिकल में आप क्या रखोगे, देखिए एक टॉपिक होता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स। एक दूसरा टॉपिक होता है स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। एक टॉपिक होता है तीसरा स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स। एक चौथा टॉपिक होता है आपका कॉज एंड इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। और एक पांचवा टॉपिक बनता है गुरु कोर्स ऑफ एक्शंस। ठीक है, अब देखिए ये था आपका कुछ सिलेबस स्ट्रक्चर, ये था आपका कुछ सिलेबस स्ट्रक्चर। बात करें गुरु, ध्यान दीजिए, बात कर ले, ये आपका कुछ सिलेबस बता दिया मैंने आपको कि ये सारी चीजें हैं कि रीजनिंग के वेटेज की मैं बात करूं तो एकेडमिक में आपने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको रीजनिंग देखने को मिला है। ठीक है, शुरुआत यहां से अब हम बेहतरीन करेंगे, ध्यान से देखिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे कैसे होते हैं सारा स्ट्रक्चर मैंने बता दिया कि आपका कैसे कैसे एग्जाम्स होता है, क्या क्या होता है। ठीक है, तो आपको सिलेबस के बारे में भी बता दिया। अभी अभी जो वैकेंसी रिलीज हुई है दैट इज द JKP, ठीक है, कांस्टेबल की, समझिए गुरु। अब बात करें कि थोड़ा सा भी सिलेबस में अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये जो सिलेबस बताया गया है ये JK SSB का है, ठीक है, और ये SSC का, वाइस वर्सा ट्रू। लेकिन अगर हम बात करें आपके बैंकिंग का, तो बैंकिंग का थोड़ा सा पार्ट एक्स्ट्रा हो जाता है। वो क्या होता है, अगर हम बैंकिंग में एक्स्ट्रा क्या पढ़ते हैं, देखिए हमारे यहाँ जो बच्चा ऑफलाइन आता है, उस ऑफलाइन मोड वाले बच्चे को पहले महीना एक आराम से ये सारे टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। फिर जब उसकी बेस तैयार हो जाता है, क्योंकि जम्मू में बच्चा डरता है, रीजनिंग एंड मैथ्स से बच्चा डरता है, और वो डर खत्म करने के लिए जब उसका बेस स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है तो हम पूरा 1-1.5 महीने की एक्स्ट्रा क्लास किसकी लगाते हैं, बैंक की, मतलब आराम से तसल्ली से। तो बैंकिंग के जो टॉपिक्स हो जाते हैं, इसमें से कुछ टॉपिक्स तो बैंकिंग में पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ जब एक्स्ट्रा टॉपिक होते हैं उनको हम अलग बिठा के अलग से पढ़ाते हैं। अब वो टॉपिक क्या होते हैं, कहोगे सर जी वो टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं, दैट इज इनपुट आउटपुट मशीन हो जाता है हमारा, एक टॉपिक होता है इनपुट आउटपुट मशीन, एक टॉपिक होता है डाटा सफिशिएंसी हो जाता है, एक टॉपिक पजल हो जाता है, ठीक है, एक टॉपिक इनइक्वलिटीज हो जाता है। ये सारे टॉपिक्स हम अलग से बच्चों को पढ़ाया जाता है, ठीक है, ऑफलाइन मोड में। और बड़े ही तसल्ली से बच्चे को केवल एक बात बता दिया जाता है, दैट इज द नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। उसके बाद में टॉपिक्स क्या होते हैं बच्चे को पता ही नहीं होता है, ठीक है। ये टॉपिक्स है नॉन वर्बल रीजनिंग के। बात क्लियर है, बातें क्लियर है बच्चे, ठीक है।
तो ये हमारे थे सिलेबस। सिलेबस में मैंने अभी आपका जो स्पेशल बैंक स्पेशल का जो है उसमें जैसे आपको देख लीजिए कि देखिए कोडिंग डी कोडिंग थोड़ा सा स्पेशल उसकी अलग हो जाती है, सीरीज भी आता है उसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है, एनालॉजी से नहीं पोर्शन, एनालॉजी से नहीं पोर्शन, फिर हमारा ब्लड लेसन से पूछता है, डायरेक्शन से पूछता है, सिलॉग का मेजर रूल होता है, सिलॉग का क्या होता है, मेजर रूल होता है। फिर इसे इनमें से ना पूछ करके एक बात याद रखना, मैंने क्या कहा है कि बैंकिंग वर्बल और लॉजिकल पूछता है, नॉन वर्बल करना भी नहीं है, ठीक है। तो लॉजिकल वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो मैंने लिखाए हैं टॉपिक्स कि एक टॉपिक्स क्या हो जाएगा आपका, लिख लो या रहने ही दो, क्या ही लिखोगे, मैंने बता ही दिया ही आपको, सिलेबस बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम एक बेहतरीन एक टॉपिक आपको पढ़ाएंगे और आप देखिए, ठीक है, और किस तरीके से हमारे यहाँ ऑफलाइन पढ़ाया जाता है, ठीक है। हम अपने पेड बैच में पढ़ाते कैसे हैं, तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं होती है, ठीक है। और जॉब्स अड्डा कैसा इंस्टीट्यूट है इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, ठीक है, इसे बताने की ज़्यादा ज़रूरत हमें है नहीं। तो हम एक टॉपिक्स, बड़ा ही उम्दा टॉपिक, दैट इज द कोडिंग एंड डी कोडिंग, जो पहला टॉपिक है। अब पहला टॉपिक शुरू करने से पहले अभी जो हाल फिलहाल टारगेट कर रहे हो बेटा, सबसे पहले आप एक काम करो कि आप ना पिछले कुछ दिन से आप ट्रैक करो। ट्रैक किसको करना है कि जो जेके एसएसबी आपका एग्जाम कंडक्ट करा रहा है उसमें वो टारगेट करता है। टारगेट करने का मतलब ये हो गया कि चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो आपका जीएस सेक्शन हो, चाहे वो इंग्लिश हो, वो कुछ एक चुनिंदा टॉपिक को टारगेट करता है। अभी आपके जो वीएलडब्ल्यू में वेटेज की मैं बात करूं, वीएलडब्ल्यू में इसमें आपसे 24 मार्क्स का पूछा गया, जबकि बोला था बीसी पूछूंगा, लेकिन कितना पूछ लिया, 24, ठीक है। अभी अभी जब आपका सुपरवाइजर का पेपर हुआ तो उसमें भी 6 नंबर का पूछ लिया, जबकि बोला कितना था, 5। इसका मतलब रीजनिंग का वेटेज देख रहे हो कि कहता कुछ और है, अब उसमें से करता क्या है, मैथ से भी क्वेश्चंस निकाल के यहां पूछ लेता है। दूसरी कंडीशंस जो मैं अभी मुद्दे पे बात कर रहा था कि भाई मेरे ये कुछ एक टॉपिक्स, जैसे टारगेट क्या करता है, जैसे मैं बात करूं कि आपके जो वीएलडब्ल्यू में अभी हाल फिलहाल पेपर हुआ और उसी लेवल का पेपर आपके एग्जाम में जेकेपी में देखने को मिलेगा, ये बात याद रखना। हाँ, ये हो सकता है कि हम अदर स्टेट को भी ट्रैक करें तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं रीजनिंग में, तो वो जब सिलेबस डिफाइन कर देगा एग्जाम से पहले तो उस पर हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, वरना ये सिलेबस यही है। फिर मैं बात करूं कि मैंने कहा कि आपसे वो करता क्या है कि इन्हीं मेन टॉपिक से, अभी मैं बीएलडब्ल्यू की मैं बात करूं मेरे दोस्त, तो कोडिंग डी कोडिंग, सीरीज एनालॉजी और इसको सिलॉग टॉपिक को मिला दिया जाए तो एक टॉपिक प्लस एक 2 टॉपिक, एक 3 और एक 4 टॉपिक, ठीक है, और एक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स वाला टॉपिक को लेकर के, इन्हीं 5 टॉपिक्स को लेकर के 5-6 टॉपिक क्लासिफिकेशन वाले को, यानी एक एक टॉपिक से 3-3-4 क्वेश्चन पूछे गए। इसका मतलब ये हो गया बच्चे कि वो टारगेट कर रहा है कोर टॉपिक पे, ठीक है, जो ये कोर टॉपिक लिखे हुए हैं कोर टॉपिक के पे टारगेट कर रहा है, ठीक है, और उसी पे बढ़ा रहा है। और दूसरी कंडीशन ये है कि भाई मेरे, मैं जो पढ़ाता हूँ, चाहे ऊपर वाले की दया है, चाहे जो समझो, ठीक है, जो पढ़ाऊंगा इस चीज की मेरी लिखित गारंटी है, मैं इकलौता ऐसा टीचर हूं, मैं लिख के गारंटी देता हूं चैलेंज के साथ, अगर जितना पढ़ा दिया है पूरा सिलेबस कवर करने के बाद जेकेएसएसबी अगले 10 साल तक उससे बाहर नहीं पूछेगा। जब बच्चा पेपर दे के आता है तब उसे पता चलता, अरे सर शायद लगता है आपका पीछे से तो कोई सेटिंग वोटिंग नहीं है। नहीं भैया, पीछे से सेटिंग नहीं है, लेकिन पढ़ाते हम जबरदस्त तरीके से कि पूरा ही पढ़ाते हैं, आधा अधूरा काम नहीं, ठीक है, कि मतलब जितना पढ़ा देंगे उससे बाहर नहीं दिखेगा। तो आपका जो पहला टॉपिक ही जो है कोडिंग एंड डी कोडिंग, ठीक है, इसका वेटेज की मैं बात करूं तो इसका काफी अच्छा सारा वेटेज भी है। तो एक हेडिंग लगाओगे प्यारी सी छोटी सी, कोडिंग एंड डी कोडिंग, ठीक है गुरु, कोडिंग एंड डी कोडिंग, तो हेडिंग लगा लोगे कोडिंग एंड डी कोडिंग। ठीक है, कोडिंग एंड डी कोडिंग टॉपिक की मैं बात करूं
ध्यान देना, ये कोडिंग एंड डिकोडिंग की वैरायटी की मैं बात करूं, मैं मेन वैरायटी लिखूंगा, ज्यादा अंदर तक डेप्थ में घुसेड़ूंगा नहीं, आपको बहुत ज्यादा परेशान करूं, जो मेन है, और उसके बाद में इसके अंदर में घुस जाएंगे। ठीक है, देखो मैंने कहा जो एग्जाम में ज्यादातर पूछेगी वो अल्फाबेटिकल, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाने का चांस किसका है? अल्फाबेटिकल, एंड आफ्टर दैट नंबर, एंड आफ्टर दैट नंबर, अल्फाबेटिकल कोडिंग, ये है नंबर कोडिंग। ठीक है, और फिर मैं मिक्स्ड में ही सारे करा दूंगा, जितने भी वैरायटी होंगे इसी मिक्स्ड में करा दिए जाएंगे, चाहे वो कॉमन कोडिंग का क्वेश्चन हो, चाहे वो चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन हो, चाहे वो मींस कॉल्ड नॉन एज बेस्ड क्वेश्चन हो, यानी जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इसी मिक्स में करा दिए जाएंगे, इसके ज्यादा फंक्शंस करने की जरूरत नहीं है। मैं एग्जाम में वेटेज की बात कर लेता हूं, क्योंकि इतना तक है माय डियर, इतना तक बोलता हूं कि यहां से ज्यादा क्वेश्चन आएगा तो वहीं से ज्यादा क्वेश्चन आता है। ये लगा लीजिए, चांस फैक्टर की मैं बात करूं तो 60 to 70% जो चांस होता है यहां से ज्यादा क्वेश्चन बनने के। ठीक है, क्वेश्चन यहां से भी देखने को मिलता ही मिलता है, और यहां हो जाता है भाई मेरे, कहोगे सर जी 30 to 40%, समझ में आई बात? 30 to 40% चांस फैक्टर, जिसमें से ज्यादा क्वेश्चंस नंबर पे भी बन सकते हैं। ये चांस फैक्टर की बात है कि एग्जाम में देखने को। अब मजे की बात है कि अल्फाबेटिकल कोडिंग ज्यादा क्यों पूछता है, इसका रीजन क्या है? रीजन ये है माय डियर कि इसी के बिहाफ पे अगर आपका ये चैप्टर तैयार है माय डियर, तो आपका एक चैप्टर बनता है, दैट इज एक चैप्टर बन जाता है आपका, वो चैप्टर होता है अल्फाबेटिकल एनालॉजी, अल्फाबेटिकल एनालॉजी। ठीक है, एक होता है अल्फाबेटिकल सीरीज, एक होता है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, और एक आपका अल्फाबेटिकल कोडिंग डिकोडिंग। अब आप खुद सोचो, ये टॉपिक देखने में तो एक ही टॉपिक है, देखने में टॉपिक कैसा है? सिंगल टॉपिक है, देखने के लिए टॉपिक कैसा है मेरे डियर? सिंगल टॉपिक है, लेकिन इसी सिंगल टॉपिक से 2 या 3 क्वेश्चन तो पक्का देखने को मिलते हैं। इस बार आप जाइए अपना सिलेबस को ट्रैक कीजिए। ठीक है, वो जमाने लद गए जब जेके एसएसबी कहता था 6-7 नंबर की रीजनिंग पूछूंगा और 6-7 की मैथ्स पूछूंगा, वो जमाने सब लद गए। ठीक है, अब जो आते हैं वो ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप देख लो जितने भी हैं। ठीक है, समझ में आई बात? मतलब वेटेज आपने बढ़ा दिया गया है, और आपके जेकेपी में भी बढ़िया अच्छा खासा वेटेज देखने को मिलेगा। तो ये आपका इतने सारे टॉपिक्स हैं, इनमें से एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, बच्चे को तो पता भी नहीं चलता ये हमसे अल्फाबेटिकल कोडिंग डिकोडिंग पूछ रहा है, अल्फाबेटिकल सीरीज पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन हम जब क्लास में बताते हैं तो वहां पे बता देते हैं कि एनालॉजी क्या होती है, जब ऐसे ऐसे करके दो चीजें ऐसे ऐसे बन जाएं आगे चल करके, कोड का डी कोड और कोड का डी कोड करके, तब ये होता है एनालॉजी। सीरीज का मतलब होता है कॉमा में पार्ट चलते जाए तो उसे सीरीज बोल देते हैं, और क्लासिफिकेशन का मतलब होता है फाइंड ऑड वन आउट, मतलब आपके पास 4-5 ऑप्शन दिए होंगे, अल्फाबेटिकल फॉर्म में दिए होंगे ABCD करके, और उनमें से अलग क्या है वही बताना होगा, वो भी क्या होता है? कोडिंग एंड डी कोडिंग का ही पार्ट होता है। ठीक है, अब बात करें कहीं ना कोडिंग एंड डी कोडिंग, चाहे वो आपका ये वाला सेक्शन हो, चाहे वो आपका ये वाला सेक्शन हो मेरे दोस्त, ये वाला सेक्शन हो, ठीक है, चाहे आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग वाला सेक्शन हो, और चाहे वो नंबर कोडिंग वाला सेक्शन हो, इन दोनों के लिए ही मेरे दोस्त आपको कहीं ना कहीं अल्फाबेटिकल रैंकिंग जरूर आनी चाहिए, अल्फाबेटिकल रैंकिंग जरूर आनी चाहिए, बेटिकल रैंकिंग जरूर आनी चाहिए, अल्फाबेटिकल रैंकिंग आपको जरूर आनी चाहिए। अब क्या अल्फाबेटिकल रैंकिंग याद करना है? नहीं भैया, याद करने का जो कारनामा है वो आपके जीएस वाले सर आएंगे, आपको बताएंगे ये याद कर लो, करेंसी याद कर लो, फलाना ढिमका याद कर लो। याद नहीं करोगे तो तुम क्या करोगे भाई?
इतने बड़े हो गए अब याद ही करो, या तो बचपन से तुम्हें सब याद होता तो याद करने की जरूरत नहीं थी, याद तो कुछ है नहीं। ठीक है, बच्चा कहता हमें तो कुछ आता ही नहीं। ठीक है, तो जब आता ही नहीं तो याद करो, लेकिन यहाँ याद करने की जरूरत नहीं है। जो चीजें बचपन से आती हैं आपको बस उसी को मॉडिफाई कर लेना है थोड़ा सा। देखिए आपको ABCD तक याद है, 100% याद है, उसी के बिहाफ पे ये ऑटोमेटिक रैंकिंग भी याद हो जाएगा। बस एक फॉर्मूला में लिख देता हूं उसके हिसाब से। देखो कैसे फॉर्मूला क्या है आपका, वो फॉर्मूला है आपका सिफिलोरक्स करके, CFILORU और X, सिफिलोरक्स करके। ठीक है, फॉर्मूला जो है आपका वो क्या है, सिफिलोरक्स करके। ठीक है गुरु, हाँ। अब कहोगे सर जी ये सिफिलोरक्स क्या है। देखो आपको पता है कि A की रैंकिंग 1 होती है और B की रैंकिंग कितनी होती है मेरे दोस्त, 2 होती है। तो भाई मेरे C की रैंकिंग कितनी हो जाएगी, कहोगे सर C की रैंकिंग तो 3 हो जाएगी। फिर F की रैंकिंग कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। फिर I की रैंकिंग कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। फिर L की रैंकिंग कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। फिर O की रैंकिंग कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 3। फिर R की रैंकिंग कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। फिर U की रैंकिंग कितनी हो जाएगी, 21, और X का कितना हो जाएगा, 24। अब कहोगे सर याद कैसे करेंगे। अरे भैया अभी तो कुछ चीजें ऑटोमेटिक आपको याद हैं। शुरू से 3 क्या है, C है, और लास्ट से 3 क्या है भैया, X है। तो आपको C और X तो ऑटोमेटिक याद है। अभी थोड़ी देर बाद आप कहोगे सर जी मुझे याद है। और रैंकिंग को मेरे दोस्त मैं कोडिंग एंड डिकोडिंग इस जबरदस्त तरीके से अल्फाबेटिकल आपको बताऊंगा कि लिखना नहीं है, बिना लिखे कैसे करते हैं, इन चीजों को देखेंगे बिना लिखे। ठीक है, और टाइप वाइज पढ़ेंगे, एक सिंपल एक छोटे क्वेश्चन से एकदम 0 से लेकर के हम हीरो तक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दो। तो मैंने कहा कि ये सिफिलोरक्स करके लिखा हुआ है। अब आपको शुरू का 3 पता है और लास्ट का X पता है, ये 2 चीजें तो पता ही है आपको। कहोगे सर जी हाँ बिल्कुल पता है। तो भाई मेरे C अगर पता है और X पता है तो आप बताओ क्या F हो जाएगा। कहोगे सर जी हाँ F थोड़े पास में पड़ता है। ठीक है, F थोड़े पास में पड़ता है C के, तो ये भी पता हो गया। अब T20 में कारनामा आपने देखा है, T के पास में क्या, T20 अभी चली रहा है तो T20 के पास में क्या आता है, U। ठीक है, तो इसका मतलब आपको याद कितना रखना है, ILOR। आई का होता 9, एक बार मेरे साथ में सुर मिलके कहोगे, आई का होता 9। एक चीज बताऊं, ऐसी ट्रिक है हमारे पास, जबरदस्त ट्रिक। एक बात याद रखना बेटा, पढ़ लेने से और पढ़ा देने से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन उसी का होगा जो प्लानिंग के साथ उतरेगा। ठीक है, और प्लान को एग्जीक्यूट कर पाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है 10-12 घंटे का टाइम होता है एग्जाम में। 2 घंटे में किस प्लानिंग के साथ उतरते हो, कहाँ कहाँ मैं सोच बताऊंगा आपको कि टाइम बचाया जा सकता है। देखे हुए आपको अंदाज हमारा कितना मजा आएगा आपको पढ़ के, देखते जाइए। तो मैं कह रहा हूं कि आपको बस एक बात याद रखना है कि F का होता है 6, I का होता है 9, L का होता है 12, O का होता है 15 और R का होता है 18। बस इतना याद रख लो। फिर से याद करो, F का होता 6, I का होता 9, L का होता 12, O का होता 15, R का होता 18, U का होता 21, X का होता 24। ठीक है, अब कहोगे सर जी कैसे, देखो A तो याद ही आपको, कहोगे सर जी हाँ A तो याद है, A होता पहला ही अक्षर, दैट इज A1 हो जाएगा, और B हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। A1 होता और B क्या होता 2, ये बात तो पता है आपको। फिर तुरंत C आपको पता है 3 है, तो D क्या हो जाएगा 4, और D के बाद में E आता है, E आ जाएगा 5। अगर आपको F पता है तो भैया G हो जाएगा, F के बाद में आता है G, G हो जाएगा 7, G7 आपने सुना भी होगा, और H हो जाएगा 8। अगर I आपको पता है 9 है तो J हो जाएगा मेरे गुरुजी 10, और K हो जाएगा 11। L आपको पता है दैट इज 12, तो ये भी याद रखना, M हो जाएगा 13 और N हो जाएगा 14। इज इट क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, आप O आपको पता है कितना होता है 15, तो P हो जाएगा 16 और Q हो जाएगा 17। यस और नो, Q कितना हो जाएगा 17। R आपको पता है 18 होता है, तो S हो जाएगा 19 और T हो जाएगा 20। T हो जाएगा 20। U आपको पता है 21 होता है, तो V हो जाएगा 22 और W हो जाएगा 23। X आपको पता है 24 होता है, तो Y हो जाएगा 25 और Z हो जाएगा 26। एक बार हमारे साथ देखो, एक बार दोबारा देखो कि भाई मेरे C की रैंकिंग अगर 3 है तो D हो जाएगा 4 और E हो जाएगा 5।
बात क्लियर। एफ की रैंकिंग अगर आपको पता है तो एफ हो जाएगा 6, तो जी हो जाएगा 7 और एच हो जाएगा 8। अगर आई की रैंकिंग दिमाग में पता है, आई 9 है, तो जे हो जाएगा 10 और के हो जाएगा 11। एल आपको 12 अगर पता है तो एम हो जाएगा 13 और एन हो जाएगा 14। ठीक है। ओ अगर आपको 15 पता है तो पी हो जाएगा 16 और क्यू हो जाएगा 17। आर अगर आपको 18 पता है तो एस हो जाएगा 19 एंड टी हो जाएगा 20। यू आपको पता है दैट इज 21, तो वी हो जाएगा 22 और डब्ल्यू हो जाएगा 23। फिर आपको एक्स तो पता ही है दैट इज 24, तो वाई और जेड लास्ट के हैं, ये तो याद हो ही जाएंगे। ठीक है। इसका मतलब आपको रैंकिंग याद नहीं करनी है मेरे दोस्त, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। आपको जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो ये रैंकिंग मेरे दोस्त, ये मेरी गारंटी है, आपके मुंह पे होगी। ठीक है, जुबान पे होगी, पूछूंगा फटाफट बता दोगे। अब रैंकिंग के साथ साथ आपको कहीं ना कहीं मेरे दोस्त, रैंकिंग के साथ साथ कहीं ना कहीं आपको अल्फाबेटिकल अपोजिशन भी आने चाहिए। अगर रैंकिंग आती है तो वेल एंड गुड, लेकिन अपोजिट भी आपको पता होने चाहिए, अपोजिट भी आपको पता होने चाहिए। आप कहोगे सर जी ये अपोजिट कैसे याद रखेंगे? देखो, एक तरीका तो ये है कि बच्चा बड़ा होशियार है बच्चा बड़ा होशियार होता है, वो जानते एग्जाम में क्या करता है। एक तरीका तो ये है, ठीक है। और मैं सबको इंटर रिलेट करा के अभी आपको जब क्वेश्चन को कराऊंगा ना, लास्ट मोमेंट तक देखोगे कि रैंकिंग अभी अभी आपको लगेगी याद है। ठीक है, देखो बच्चा होशियारी कैसे दिखाता, कहेगा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है, फिर इसका अपोजिट देखो एन, फिर ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। अब एक बात याद रखना गुरु, जो जिसके नीचे वो उसका अपोजिट, 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 जो जिसके नीचे वो उसका अपोजिट। याद रहेगी बातें। एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका तो ये हो गया कि इस तरीके से बच्चा याद कर लेता है, लेकिन 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 ऐसा करने की जरूरत नहीं है। कुछ तो हमारे क्लू वर्ड्स होते हैं और कुछ होता है हमें जुगाड़। देखो एक बात याद रखना मेरे दोस्त कि सम ऑफ टू अपोजिट जो होता है वो 27 के बराबर होता है। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं इसकी रैंकिंग 1 मान लूं और इसकी 26 कर दूं, तो 1 और 26 को जोड़ने पे जो रिजल्ट बनेगा वो कितना बनेगा, कोई से 27 के बराबर होगा। जैसे सी की रैंकिंग 3 होती है और इसकी मैं 24 मान लूं, तो 3 + 24 को जोड़ने पे क्या बनेगा, 27 होगा। हाँ या ना? कहोगे सर जी F 6 होता है और U 21 होता है, अगर मैं 6 और 21 को जोड़ दूं तो कितना होगा, अगेन 27 होगा। J हमारा 10 होता है और Q होता है 17, अगर 10 + 17 को जोड़ दिया जाए तो कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। यस और नो? कहोगे सर जी हर जगह रिजल्ट क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। इज इट क्लियर? तो एक बात पक्का पता है कि अगर आपको रैंकिंग याद है तो अपोजिट याद रहेगा, और अपोजिट याद है तो रैंकिंग ऑटोमेटिक याद है। समझ में आई बात? जैसे मैंने कहा क्यू का अपोजिट क्या होगा, कहोगे क्यू 17 होता है, क्या जोड़ूं 27 हो जाए, कहोगे 10 जोड़ो 27 हो जाए। 10 किसका होता है, आई का अगर 9 तो जे का हो जाएगा 10, जे का 10 होता है। तो क्यू और जे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, आप खुद ही सोचो, थोड़ा सा ध्यान लगाओ। ऐसे ही तो कुछ है, कहानी को तो ऐसे ही पिक्चर बन रही है। मतलब आपको एक बात याद रखना कि आपको रैंकिंग याद करने की जरूरत नहीं है, अपोजिट याद करने की जरूरत नहीं है, टंग्स पे होने चाहिए, ऑटोमेटिक हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहां तक बातें समझ में आ रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी नहीं। चलो मैं कह रहा हूं आपको, देखिए मैंने कहा आपको पूछ लिया जाए कि बताइए x का अपोजिट क्या होगा, अरे x 24 होता है, क्या जोड़ो 27 हो जाए, 3 जोड़ दो, 3 तो c होता है, c एंड x एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। एक बेहतरीन तरीका क्या है कि मैं कुछ क्लू वर्ड्स ही बता दूं आपको, और उन क्लू वर्ड्स को याद रख लो और उनसे आप अपोजिट अपना ठीक कर लेना। कहोगे सर जी वो क्लू वर्ड्स कैसे कैसे होते हैं? देखो मैंने कहा कुछ क्लू वर्ड्स ऐसे हैं आपके, देखो मैं यहां लिखता हूं। मैंने कहा आपको भैया A to Z से आपको क्या याद रखना है, A एंड Z एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। किससे याद रखना है,
ए टू जेड से, कि ए टू जेड जीवन भर से याद करते आए हैं, तो ए टू जेड से क्या याद रखोगे, ए टू जेड से मैं इधर लिख देता हूँ वरना फिर बाद में पता चला कि भाई मेरे जगह कम पड़ गई, जगह ना कम पड़े, यहीं लिख देता हूँ मैं थोड़ा थोड़ा। चलो आ जाओ देख लो, मैंने कहा ए टू जेड से क्या याद रखोगे, ए एंड जेड एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। बी वाई बाय, आज के बाद जब भी किसी को बाय करोगे, हाय बाय बोलोगे भैया, तो बी एंड वाई, किसी भी बॉय को जब बाय बोलो, किसी भी बॉय को जब बाय बोलो तो बी एंड वाई एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। आज के बाद जब भी 6 लगेगा तो सबका एस आई एक्स होता है, आपका सी आई एक्स होगा। जब भी आज के बाद 6 लगेगा तो सी एंड एक्स एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सर जी हम भूल जाएंगे, अरे भूल कहा जाओगे, नौटंकी दरोगा, भूलोगे कैसे, हम भूलने नहीं देंगे, तुम्हें घर तक छोड़ के आएंगे। देखो मैंने कहा एक्स तो पक्का पक्का रहेगा, एक्स तो तुम्हारा साथ छोड़ के राजी ही ना है, ठीक है, एक्स तो तुम्हारे लाइफ में घुस गया है, ऐसे इस तरीके से घुसा हुआ है भैया कि वो छोड़ के राजी ना है, एक्स को तुम छोड़ना नहीं चाहते अपने, ठीक है। तो एक्स को जब छोड़ना नहीं चाहते हो तो एस आएगा या सी आएगा। कहोगे सर जी एक्स होता है 24 तो सी होता है 3, 24 और 3 27, इसका मतलब रखना क्या है, सी रखना है। फिर बात करोगे 6 के बाद, आज के बाद जब भी माउंटेन ड्यू लाना घर में पीने के लिए, रिश्तेदारों को या खुद को पीने के लिए, तो डी एंड डब्ल्यू एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। आजकल आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स गाड़ियां बड़ी चलती हैं। कौन सी गाड़ियां चलती हैं गुरु, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली गाड़ियां बड़ी चलती हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाली गाड़ियों के लिए आपने देखा होगा कि ईवी लिखा होता है, क्या लिखा होता है, ईवी। या फिर आप कहीं भी जाते हो तो सोचते हो चलो शाम में चलेंगे, गर्मी बहुत है, तो जब भी आपकी इवनिंग की बात आएगी या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात आएगी तो ई एंड वी एक दूसरे के क्या बन जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे मेरे दोस्त। ई एंड वी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट। फिर जब भी आपको फ्यू दिख जाए, फ्यू या फिर उफ दिख जाए, फ्यू या फिर उफ दिख जाए तो ये समझ लेना ये एक दूसरे के क्या बन रहे हैं गुरु, अपोजिट बन रहे हैं। ये दूसरे के क्या बन रहे हैं, अपोजिट। फ्यू या फिर उफ एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। फ्यू या फिर उफ एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट। जैसे आपको कोई मच्छर काट लिया, जैसे उफ आज के बाद करो, समझ जाओ कि यू एंड एफ क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट है मेरे दोस्त। फिर बात करेंगे जीटी रोड, जीटी रोड। तो कौन से जी ये जीटी रोड कहाँ से आ गई भाई, हाँ आ गई, बिल्कुल आपके लाइफ में जीटी रोड भी आ गई। देखो जीटी रोड, अब एक बात याद रखना, पहले ये एक क्वेश्चन बड़ा जीएस में पूछा जाता था कि जीटी रोड किसने बनवाया, तो कहोगे सर जी जीटी रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया, ठीक है, शेरशाह सूरी ने बनवाया। अब हमारा आपसे एक क्वेश्चन ये है कि भैया शेरशाह सूरी ने जो जीटी रोड बनाया वो कमेंट में पास करना मेरे दोस्त, वो कहाँ से कहाँ जाती है। दो क्वेश्चन बनेगा, एक तो भारत में कहाँ से कहाँ तक जाती है, और एक अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त आपसे कि ये जीटी रोड जो है वो आपकी जो जीटी रोड है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है। दो तरीके का क्वेश्चन है, एक तो भारत में कहाँ से कहाँ तक जाती है और एक कहाँ से कहाँ तक जाती है। दोनों क्वेश्चन में मेजर डिफरेंस है, दोनों का आंसर आप बता देना कि सर जी भारत में यहाँ से यहाँ तक ही जाती है, लेकिन जीटी रोड यहाँ से शुरू होकर लास्ट इसका ये है, ठीक है। तो जी एंड टी एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। हाई स्कूल, हाई स्कूल तो किया ही आपने, तभी तो पेपर देने जाओगे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का, तो एच एंड एस एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। फिर जब भी इंडियन रेलवे की बात हो मेरे दोस्त, किसकी बात हो, इंडियन रेलवे या आईआरसीटी ऐप खोलो तो आपको आई एंड आर एक दूसरे के क्या दिखने चाहिए, अपोजिट दिखने चाहिए, एक दूसरे के क्या दिखने चाहिए, अपोजिट। जम्मू क्वीन, देखो आज तक आपने क्या रट्टा मारा हुआ है, कहोगे सर जी जे एंड के, जे एंड के, जे एंड के। आज के बाद जे एंड क्यू भी याद कर लो भैया। जब जे एंड क्यू की बात आएगी तो एक बात याद रखना कि जम्मू क्वीन से आप क्या याद रखोगे, जे एंड क्यू एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। जे एंड क्यू एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट होता है। फिर कानपुर गए हो भैया, कानपुर कभी गए हो नहीं गए हो, कहोगे सर जी जब जब आप कानपुर जाओगे तो याद रखना, कानपुर जाओगे जब जब मेरे दोस्त कानपुर जाना आप, तो याद रखना के एंड पी एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, के एंड पी। अब कहोगे सर जी हम कानपुर नहीं जा सकते, तो चले जाना एक बगल में पड़ोसी के यहाँ पी के मूवी देख लेना, ठीक है, या केविन पीटरसन को देख लेना, पी के मूवी देख लेना या केविन पीटरसन को। मेरा मेन मुद्दा यह है कि आपको याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए।
ठीक है। आपने लव के बारे में तो बड़ा अच्छा से सुना होगा। लव बच्चों, एक बात याद रखना, लव कुछ करके बैठे होंगे, कुछ सुने होंगे। अगर मान लेते हैं कि आपको अभी तक लव नहीं हुआ, घबराना नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। लव आपको हो जाएगा, बड़े तसल्ली से हो जाएगा। बुढ़ापे में कुत्तों से प्यार हो जाएगा, कुत्ते घुमाते रहोगे इधर उधर गलियों में, सुबह शाम तुम कुत्ते टहलाते रहोगे। और जैसे शहर की लड़कियों को तो आजकल कुत्तों से ही प्यार होता है, लड़का तो से प्यार करते ही नहीं है, कुत्तों से प्यार, मेरा कुत्ता। अब जैसे लड़कों को केवल कुत्ता बोलती हैं लेकिन प्यार नहीं करती, ठीक है, प्यार तो असली वाले कुत्ते से करती हैं। तो LO और VE एक दूसरे के क्या हो जाएंगे भैया, अपोजिट हो जाएंगे। ये इसमें दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में E एंड V देखा था, ऐसे V एंड E भी क्या है, एक दूसरे के अपोजिट भी हैं। LO और VE एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट। अब फिर M और N एक दूसरे के पास आते हैं और M और N एक साथ क्या बन जाते हैं, अपोजिट बन जाते हैं। कोई वर्ड बचा तो नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कोई बचा होगा, नहीं, ठीक है। देखो A to Z से क्या रखोगे, A एंड Z याद रखोगे, बाय से क्या रखोगे, B एंड Y याद रखोगे, 6 से क्या रखोगे, C एंड X याद रखोगे, माउंटेन ड्यू से क्या रखोगे, D एंड W याद रखोगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर इवनिंग से क्या रखोगे, E एंड B याद रखोगे, फ्यू से क्या रखोगे, F एंड U या फिर उफ याद रखोगे, फिर GT रोड से क्या रखोगे, G एंड T याद रखोगे, GT रोड से क्या रखोगे मेरे दोस्त, G एंड T याद रखोगे, GT रोड से क्या रखोगे, G एंड T याद रखोगे, हाई स्कूल से क्या रखोगे, H एंड S याद रखोगे, इंडियन रेलवे से I एंड R, और जम्मू को इनसे क्या रखोगे, J एंड Q, कानपुर से क्या रखोगे, K एंड P या फिर PK मूवी, और लव से क्या रखोगे, LO या फिर BE, और MN तो आपका अपोजिट बनी जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको रैंकिंग अब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रैंकिंग ऑटोमेटिक याद रहेगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ठीक है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, तो सबसे पहले आपकी एक इसे स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, आपकी सबसे प्यारी और उम्दा हेडिंग रहेगी, दैट इज द अल्फाबेटिकल कोडिंग। एक हेडिंग लगा लोगे, हमारे साथ हेडिंग लगाओ, आप एक हेडिंग भी लगा सकते हो अल्फाबेटिकल, और इसे नोट कर लेना, ठीक है। कल फिर मिलेंगे, हाँ या ना, ये याद रखना, फिर दोबारा मुलाकात जरूर होगी, ठीक है। चलो तो भाई मेरे हेडिंग लगा लोगे, एक अल्फाबेटिकल कोडिंग, एक कोडिंग रहेगी आपकी, एक हेडिंग रहेगी आपकी, बड़ी प्यारी सी सुंदर सी कोडिंग रहेगी, दैट इज अल्फाबेटिकल कोडिंग, ठीक है। अल्फाबेटिकल कोडिंग, अल्फाबेटिकल कोडिंग, ध्यान देना। अल्फाबेटिकल कोडिंग विजिबल है, आई थिंक विजिबल ही होगा, नहीं भी विजिबल होगा तो क्या कर लोगे, ठीक है। अरे भाई कोई बात नहीं, देखेगा। चलिए अल्फाबेटिकल कोडिंग, देखिए कैसे वैरायटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो एक तो होता है जिसको कुछ नहीं आता जाता, वो बस +2 -2 +2 -2 +2 -2 ऐसे लगाता रहता है, परेशान रहता है। देखो भाई मेरे, ऐसा नहीं है, एक ही लॉजिक नहीं होता है। जब आपके कोडिंग एंड डी कोडिंग टॉपिक में, जब आपके कोड बहुत बड़ा दे रखा है और डी कोड भी बड़ा दे रखा है, तो भाई मेरे 99% तक चांस होगा कि वो पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन होगा। कैसा क्वेश्चन होगा, पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन होगा। अभी सबके क्वेश्चंस कराए जाएंगे, लेकिन हम केवल अभी कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बता रहा हूं। फिर अगर मान लो पोजीशन नहीं लगा रहे हो, जैसे मैंने कहा अल्फाबेटिकल लिखा हुआ है, अब अल्फाबेटिकल के लेटर्स को ही आपस में इंटरचेंज कर दूं, ए का इधर रख दूं, एल को इधर रख दूं, या ए को लास्ट में ले आऊं, एल को आगे ले आऊं, इसे ही इंटरचेंज करना ही क्या कहलाता है, दैट इज द मेथड ऑफ पोजीशन, ठीक है। 1 बाय 1 बहुत नीचे से चलेंगे ऊपर तक, ठीक है, बहुत ऊपर ले जाएंगे और फिर विदाउट पैराशूट छोड़ देंगे, टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। पोजीशन के बाद आपका क्या होता है, अपोजिट। इसे चेक करना बड़ा आसान होता है, दोनों को चेक करना बड़ा आसान है। कहोगे सर जी कैसे, देखो पोजीशन का मतलब होगा अगर कोड का एक भी डी कोड नहीं मिला तो भैया पोजीशन नहीं लगेगा, ये बात याद रखना, पक्की बात है, ठीक है। फिर अपोजिट के बाद में आप क्या रखोगे
कहोगे सर जी अपोजिट कैसे हो गया? मान लो एक कोडिंग लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कोडिंग। अभी क्वेश्चंस नहीं करा रहे हैं, ये याद रखना, क्वेश्चंस कराए जाएंगे और इतने जबरदस्त करा देंगे, अगर ये टॉपिक पढ़ लेते हो मेरी गारंटी है कि इससे बाहर वो कुछ नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा इसका मतलब नहीं पूछेगा, बात खत्म। ठीक है, चलिए अपोजिट की मैं बात करूं, अपोजिट कैसे? जैसे सी का अपोजिट क्या है? एक्स। ओ का अपोजिट क्या होता है बेटा? एल, लव से। माउंटेन ड्यू से क्या रखोगे? डी एंड डब्ल्यू। आई से क्या रखोगे? आर। एन से क्या अपोजिट हो जाएगा? एम। जी का अपोजिट टी। तो कोड का अपोजिट भी दे सकता है, अगर एक भी अपोजिट नहीं हुआ इसका मतलब आगे बढ़ जाएंगे, क्विक कर जाएंगे, और जैसे करेंगे भाई मेरे तैसे हमारा क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड। फॉरवर्ड भी देख सकते हो और भैया आप बैकवर्ड भी देख सकते हो, फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड। कहोगे सर जी ये कहाँ से सीन आ गया? देखिए मैंने कहा आगे जाए तो फॉरवर्ड और पीछे जाए तो बैकवर्ड, ये लॉजिक क्या होता है? कहोगे सर जी जब आगे चला जाएगा तो फॉरवर्ड का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो ये लिखा हुआ है नंबर, नंबर लिखा हुआ है तो एन के बाद में क्या आता है? ओ। यू के बाद में क्या आता है? वी। एम के बाद में एन। बी के बाद में सी। ई के बाद में एफ। ठीक है, आर के बाद में एस। इसका मतलब आगे जा रहा है। अगर यही पीछे जाता तो पीछे का मतलब बैकवर्ड। बैकवर्ड का मतलब ये हो गया माय डियर कि पीछे भी जा सकता है। पीछे कैसे? देखो जैसे मान लो मैंने लिख दिया कोडिंग, या फिर मेरा नाम, नाम तो जानते ही होंगे मेरा नाम अमित है। अब पीछे कैसे जाओगे? तो ए से पहले क्या आ जाएगा? कहोगे जेड। एम से पहले क्या आ जाएगा? एल। आई से पहले क्या आ जाएगा? कहोगे सर जी एच। ठीक है, और फिर टी से पहले क्या आ जाएगा? एस। तो ये पीछे, आगे पीछे का मतलब फॉरवर्ड बैकवर्ड। अब क्या ऐसे ही सिंपल सिंपल होगा? नहीं भैया, सिंपल सिंपल नहीं होगा। ठीक है, नौकरी चाहिए तो कुछ मेहनत तो करना ही पड़ेगा, इतना सिंपल भी ना होगा। लेकिन मैंने कहा मैं पहले केवल लॉजिक बता रहा हूं कि कैसे कैसे देखने को मिल सकते हैं। फिर आपका बनेगा रिवर्स पैटर्न पे। क्वेश्चन किस पे बनेगा? रिवर्स पैटर्न पे। और फिर रिवर्स पैटर्न कैसा होता है? देखो रिवर्स पैटर्न क्या हो गया कि रहेगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड ही, रहेगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड ही, बशर्ते मेरे दोस्त ऐसे मान लो 4 लेटर है, लिए मान लो अमित का लेटर लिखा हुआ है तो ए के बाद में बी आता है, तो ए के बाद में जो बी आएगा ना गुरु, वो ए का बी यहां लिखा होगा और टी के बाद में यू यहां लिखा होगा। ठीक है, एम के बाद में आता है एन, वो यहां लिखा होगा, और आई के बाद में आता है जे, वो कहां लिखा होगा? यहां। इसे बोलते हैं रिवर्स पैटर्न। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? रिवर्स पैटर्न। और जो पैटर्न बनता है, ठीक है, इसे खींचते जाओ लाइन। ठीक है, अगला पैटर्न क्या हो जाएगा? दैट इज क्रॉस पैटर्न। कैसा पैटर्न होगा? क्रॉस पैटर्न। क्योंकि ये क्रॉस पैटर्न कहां से आ गया? ये क्या है? ये कौन सी बला आ गई? कोई बहुत बड़ी बला नहीं है। क्रॉस का मतलब ये हो गया कि हम थक हार गए, हम थक हार गए भैया। इसमें लॉजिक क्या है? क्या इतना लगने में हमें इतना वक्त लगेगा? अरे जब क्वेश्चंस कराएंगे मेरे लाल तो 2-2 3-3 सेकंड लगेंगे देखने में, क्योंकि रैंकिंग नहीं लिखना है। 2-3 काम में बहुत हिसाब से बताता हूं बच्चों को, और 2-3 चमत्कार अगर जुड़े रहोगे। ठीक है, जो ऑफलाइन बच्चे आते हैं वो जानते हैं शुक्ला सर हैं क्या। ठीक है, चलिए तो क्रॉस का मतलब क्या हो गया कि आपको ये जो पैटर्न दे रखा है, ये पैटर्न जो दे रखा है, यही पैटर्न, ठीक है, यही पैटर्न क्रॉस का मतलब हो गया कुछ इस फॉर्मेट में आ जाए। किस फॉर्मेट में आ जाए मेरे दोस्त? क्योंकि सर जी ऐसे दिख जाए, ऐसे, इसका रिश्ता इसके साथ, इसका रिश्ता इसके साथ, इसका रिश्ता इसके साथ, इसका रिश्ता इसके साथ, इस पैटर्न में दिख जाए तो इसे बोलते हैं क्रॉस पैटर्न का क्वेश्चन। एम आई राइट? बात क्लियर है? कोई दिक्कत हो बताइए? नहीं ना, कोई दिक्कत तो हो भी नहीं सकती। कोई दिक्कत दुख दर्द तकलीफ, अगर कोई लेटर ज्यादा हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेटर ज्यादा भी हो सकते हैं, मैं मानता हूं लेटर ज्यादा हो जाए। कैसे? मान लो लेटर ऐसे हो जाए, 5 हो जाए, तो देखिए इसमें कोई इसकी नियम धर्म नहीं है भैया, ये कैसे भी करवा सकता है, कैसे भी क्वेश्चन कर सकता है। या तो वो ऐसे कर दे, इसका क्रॉस खेल दे ऐसे ऐसे, या फिर ऐसे ऐसे खेल दे। इसी बात को ऐसे भी कर सकता था कि 2-2 का पेयर बनाता, बीच में एक क्रॉस कर देता। मतलब क्रॉस देखने के लिए कौन किसके पास में है वही होता है। ठीक है, दैट इज द क्रॉस पैटर्न। और लास्ट में बनेगा दैट इज द, ये लॉजिकल पैटर्न के क्वेश्चन थे, और ये पैटर्न बनेगा दैट इज द इलॉजिकल पैटर्न के क्वेश्चंस। इलॉजिकल पैटर्न के क्वेश्चंस। तो मुझे लगता है आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि किस वैरायटी के क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। विजुअल है? ठीक है, विजुअल है ना? हाँ,
हाँ विजिबल भी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ऐसे स्टेप बाय स्टेप एक एक दो दो क्वेश्चंस, चार चार क्वेश्चन सबके बनाते चले जाएंगे। जो थोड़ा मुश्किल होगा उसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा रख देंगे, जो थोड़ा आसान होगा फिर हमारा अल्फ़ाबेटिकल कवर हो जाएगा, फिर हम नंबर पे स्विच कर जाएंगे, फिर हम मिक्स्ड पे स्विच कर जाएंगे। बात क्लियर है? चलो तो भाई मेरे ध्यान दो, ध्यान से देखना बड़े शिद्दत के साथ। सब जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, एक क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। जैसे मैंने लिख दिया कि भैया BROUGHT ब्रॉड लिख करके आपसे कह रहा है मेरे दोस्त कि एक काम करो, ठीक है, एक काम करो कि ORBUTHG, तो आप बताओ कि मदर्स का क्या होगा? MOTHERS, ठीक है, समझ में आई बात? दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, आपको जैसे मैंने कहा कि एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन SUBSTITUN, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन TITOU, हाँ सब्स्टिट्यूशन, ट्यूशन TION, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा हूं कि आप बताइए मेरे दोस्त कि डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होगा? ब्यूशन का, ठीक है, बात क्लियर है? डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मदर्स का क्या होगा, ऐसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का जो दे रखा है IIT, ठीक है, SBUS, ठीक है, NOITUT, ठीक है, समझ में आई बात? ये लिखा हुआ है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का पूछ रहा है। तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, पॉलिटिक्स का दे दिया है, पॉलिटिक्स का POLITICS, ठीक है, OPILITCS। तो आपसे पूछ रहा है कि भैया ह्यूमिडिटी का क्या होगा? HUMIDITY का क्या होगा, ठीक है। आपको चौथा क्वेश्चन मैन्युफैक्चर का दे रखा है, MANUFACTURE, मैन्युफैक्चर का दे करके, ठीक है, AMFUNUTCARE। आपसे क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या होगा? ट्रॉनिक्स, ठीक है। 2 मिनट का वक्त लूंगा, आप इसे नोट कर लो। 2 मिनट तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, मुंह से निकल गया, ठीक है, मेरे मुंह से निकल गया, गलती हो गई रे बाबा, है। चल इसे नोट कर फटाफट। चलिए नोट कर लिया, बताओ नोट कर लिया? चलो देख लो, ठीक है। तो अब कहोगे सर ये 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, मैंने कहा, और एक चीज याद रखना, आज की क्लास से इंपॉर्टेंट अगली वाली क्लास थी। दिस इज द जो बेसिक क्लास थी, और ये क्लास आपको पहले ही मैंने इंट्रोडक्शन बताया ज़बरदस्त तरीके से, आप अच्छे से आपने देखा होगा कि रीजनिंग का वेटेज क्या है, और रीजनिंग का वेटेज आपने देखा होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हो सकती हैं, ठीक है। एक बात बता दूं, रीजनिंग ही एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें 100 आउट ऑफ 100 आराम से लाए जा सकते हैं, आराम से 100 आउट ऑफ 100 लाए जा सकते हैं, ठीक है। चलो, तो मैंने कहा कि अगर मैं देखूं कि ये जो ब्रॉड शब्द लिखा है और मदर्स का हमसे पूछा है, कोई कुछ ब्रॉड जैसा ही लिखा हुआ है, बशर्ते इसमें था BRO और इसमें BRO को यहां कर दिया, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इसमें यहां से फिर घुमाया है, क्योंकि सर जी ये इसको यहां घुमा दिया है और बीच वाले को हूबहू छोड़ दिया, बीच वाले को क्या कर दिया, पैटर्न को हूबहू छोड़ दिया। तो ऐसे इसमें भी क्या करना है, TOM, और फिर क्या करना है बच्चे, H, ऐसे ही रहेगा, और फिर क्या हो जाएगा, SRE,
और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये एक बेहद खूबसूरत और इजी क्वेश्चन है, ठीक है। शुरुआत में 0 से करूंगा, पहले ही बता दिया हूँ, ठीक है। जो ज़्यादा होशियार होगा वो अगली क्लास में देखेगा, ठीक है। दुनिया पित्तल दी कैसे होती है, ठीक है। दुनिया को पित्तल दी होने में और बेबी को डोलम सोने होने में बड़ा वक्त लगा है, ठीक है। हाँ चलो अब आगे देखो, कहोगे सर जी कुछ सब्स्टिट्यूशन, बड़े बड़े लेटर के वर्ड लिखे हुए हैं, सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। कहोगे सर कुछ सब्स्टिट्यूशन जैसा ही लिखा हुआ है, बशर्ते ये जो सब्स्टिट्यूटी यहाँ था ये यहाँ तक ऐसे लिख दिया गया है रिवर्स करके, मतलब हाफ पैटर्न करके आधे से 2 + 2 4 + 2 6, 2 + 2 4 + 2 6, आधे से पैटर्न को क्या किया गया है, रिवर्स घुमा दिया गया है। तो आपको भी आधे पर से रिवर्स घुमा देना है, TUTION, TUTION को पीछे से लिख देना है। तो सेम कहानी यहाँ पे भी करोगे, 2 + 2 4 + 2 6, तो यहाँ से आधा घूमेगा, कहोगे सर जी ये ऐसे गया हुआ है, तो इसको रिवर्स करेंगे ऐसे IRTSID, ठीक है। अब कुछ होशियार कहेंगे सर जी इतना मुश्किल नहीं पूछा जाता है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस वगैरह में ना आपसे बहुत बड़ा तोप नहीं दगवाएगा, और जो तोप दागना है वो कल की क्लास में दगेगा धड़ाधड़ धड़ाधड़, ठीक है, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा भैया, NOITUB, ठीक क्या नहीं किया, क्योंकि ये क्या हो जाएगा यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, यहाँ से जैसे ये रिवर्स हुआ था ऐसे NOITUB लिख दिया गया है। इसमें देखो कहोगे सर जी अगर मैं इस 2 वर्ड को देखूं, इस 2 वर्ड को देखूं तो इन्होंने यहाँ तो 2 कॉपी कर दिया, इन दोनों को तो कॉपी कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते और क्या किया है छेड़खानी, कहोगे सर जी और छेड़खानी क्या हुई है कि PO को OP बना दिया भैया, ठीक है, LI को IL बना दिया है, और TIT को TI को IIT बना दिया है, ठीक है। कहोगे सर जी ये भी तो क्रॉस पैटर्न है, नहीं बाबू ये रिवर्स पैटर्न है, सॉरी ये पोजीशन का क्वेश्चन है। जब हमारे बैकवर्ड फॉरवर्ड में ही आपको पहले का लॉजिक अंतिम में दे रखा होगा तो वो रिवर्स होगा, या इधर उधर का रखा होगा तो क्रॉस होगा। ये पैटर्न जो है भी पोजीशन का ही क्वेश्चन है, क्योंकि जो कोड के डी कोड में है वो एक जैसे ही दे रखे हैं। बात क्लियर है, एक जैसे ही दे रखे हैं, बातें क्लियर हैं। तो कहोगे सर जी ऐसे इसमें कर देंगे, कहोगे सर जी बिल्कुल कर दोगे। H को यहाँ लिख दो, U को लिख दोगे आप यहाँ, M को लिख दोगे आप यहाँ, I को लिख दोगे आप यहाँ, ठीक है, D को लिख दोगे आप यहाँ, और फिर I को लिख दोगे आप यहाँ, ठीक है, T को लिख दोगे आप यहाँ, और Y को लिख दोगे आप यहाँ, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका आंसर, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। UHIMID एंड Y, इज इट क्लियर टू एवरीवन। चलो अब आपको कैसे जी ये मैन्युफैक्चर लिखा हुआ है, कैसे जी मैन्युफैक्चर में भी ना एक चीज हमें कॉपी पेस्टेड दिखी, अच्छा यहाँ पे YT नहीं करना था, ओहो सॉरी 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 सॉरी, एक चीज यहाँ पे तो हूबहू कॉपी पेस्टेड है ना भैया, हाँ हाँ अभी तो पाप करवा देते हमसे आप, ठीक है, इतना बड़ा पाप करते करते हम बच गए। देखो CS का CS कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो आपको TY का क्या कर देना है, TY। याद रखना एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, नंबर सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग में प्रिंटिंग एरर का रोल नहीं होता है। देखिए पॉइंटिंग टू ए लेडी ए बॉय सेज, यहाँ पे पेंटिंग टू ए लेडी ए बॉय सेज कह दिया जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कहने का मतलब हो गया ओ की जगह पे ए आ गया गलती से। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है, जहां जानबूझ करके किया जाएगा, यहाँ जानबूझ करके ऐसा किया जाएगा। और आपने गलती सुधार दी, आपने देखा देखो ये गलती सुधार दी, ये सेकंड ऑप्शन में मिल जाता, YT वाला सेकंड ऑप्शन में पहले मिलता, ये आपको थर्ड ऑप्शन में मिलता। और गलती सुधार के जय माता दी करोगे, कहोगे सर जी वाह मजा आ गया, आपको नेगेटिव में नंबर पकड़ा देगा, खुश होते घूमते रहना, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ मेरे दोस्त कि आपको थोड़ा सा जो उसने करा है वही करना है, जैसा उन्होंने कॉपी पेस्ट किया। जैसे इसमें देखो इन्होंने RE को RE कॉपी पेस्ट कर दिया, RE को क्या कॉपी पेस्ट कर दिया, RE कॉपी पेस्ट कर दिया, तो आप भी RE को RE कॉपी पेस्ट कर दो, क्या फर्क पड़ता, ठीक है। कहोगे सर जी हमें का ही फर्क पड़ता, कोई फर्क पड़ने वाला भी ना है। देखो जैसे मैंने कहा तो ये तो हो जाएगा CS हो जाएगा, बाकी में लॉजिक क्या है, कहोगे सर जी देखिए MA, ठीक है, फिर यहाँ पे 3 को मुड़ाया गया है, ये यहाँ आया है, ये यहाँ आया है, फिर ये यहाँ आया है, फिर आगे कितने को मुड़ाया गया है, 4 को मुड़ा दिया गया है। कितने को मुड़ा दिया गया है गुरु, 4 को मुड़ा दिया गया है, 4 को। इसी बात को मैं दूसरे फॉर्मेट में अगर लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकते हो आप कि सर जी पहले इन्होंने 2 लेटर्स को मूव किया है,
फिर आगे इन्होंने 3 लेटर को मूव किया है और आगे इन्होंने कितने लेटर को मूव किया है, 4। देखो चाहे आप 2 फिर 3 फिर कितने को मूव कर दिया, 4। तो ये पहले 2 लेटर को मूव किए, फिर 3 लेटर को, फिर 4 लेटर को। तो आपको क्या करना है माय डियर, कहोगे सर जी देखो इसको पहले 2 लेटर को मूव कराओ एल और ई, ठीक है, फिर कितने लेटर को मूव कराओ, 3 लेटर को, तो टी सी ई, ठीक है, फिर मूव कराओगे 4 लेटर को तो आई एन ओ आर, और फिर ये सी एस, तो सी एस ही रहेगा क्योंकि ये तो कॉपी पेस्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा सी एस का सी एस ही रहेगा। मुझे लगता है आज की क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी भैया, आज की क्लास यहीं तक रख लेते हैं। आज हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट सिखा दिया कि हमने इंट्रोडक्शन कैसे कैसे सीखा, चीज़ों को कैसे कैसे किया भाई मेरे, ये आपका इंट्रोडक्शन था। आपने सिलेबस के बारे में अच्छे से सीख लिया, पूरी चीज़ों को बता दिया गया है। आपको करना क्या है, आपके लिए होमवर्क एक टाइप से बन जाएगा कि इसको नोट कर लेना है। दूसरी कंडीशंस की जैसे मैंने किया है, चाहे वीडियो को 2 बार देखना पड़ जाए, ठीक है, और आपको कमेंट पास करना है, कुछ ना कुछ कमेंट में बताना है कि कैसे लगी क्लास, ठीक है, कैसा है, कंटिन्यू किया जाए, कैसा किया जाए, जो भी है वो जो भी क्वेरीज है आप बता सकते हो, ठीक है। मुझे तो लगता है मैंने अच्छा ही पढ़ाया है और आपको अच्छा ही लगना चाहिए, ठीक है, समझ में आई बात। और आगे हम कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हम आपको अपोजिट वाले क्वेश्चंस, फॉरवर्ड वाले क्वेश्चंस, बैकवर्ड वाले क्वेश्चन, रिवर्स वाले क्वेश्चंस, लॉजिकल क्वेश्चंस करा करके, सारे मिसलेनियस टाइप से क्वेश्चंस करा करके जब कवर कर देंगे मेरे दोस्त, तो उससे बाहर वो पूछ नहीं सकता, इसकी मेरी गारंटी है। और जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं ऑफलाइन में, वो सर बताते हैं कि सर जो आप पढ़ाते हो उसका लेवल स्टैंडर्ड बढ़िया टाइप से है, वो उसके नीचे नीचे रहता है, उससे ऊपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि क्लास में जितना पढ़ा रहा हूँ अगर उतना अच्छे से पढ़ लो आप, तो आपको कहीं भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे, तब तक आप अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो, खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।